यदि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी अधिक मदद करने वाला है। मैं मिस्टर जितेश कुमार पीसीएम एजुकेशन सेंटर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट उन रिएक्शन को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये रिएक्शन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है उसमें पार्ट 1 होने वाला है। और यहाँ देखिए क्या है, सबसे पहला रिएक्शन और कई बार ये पूछा गया है और यह रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन है। सबसे पहला जो आपको रिएक्शन ध्यान रखना है ऊर्ज रिएक्शन है। अच्छा, ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऊर्ज रिएक्शन में डायरेक्ट आपको एल्केन का निर्माण हो जाएगा, एल्केन बनेगा। इसमें देखिए क्या रहेगा, ऊर्ज जो रिएक्शन होता है उसमें सबसे पहले आपको यूज क्या करना है, तो एल्काइल आयोडाइड का प्रयोग करना है। एल्काइल देखिए, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर आयोडीन लिए हैं तो यहाँ पर ये आपका एल्काइल आयोडाइड हो गया है। यहाँ देख लीजिए एल्काइल आयोडाइड। इसको रिएक्शन करवाना है सोडियम से और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर होना चाहिए। मतलब ईथर में यहाँ पर जल की मात्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोडियम लिए हैं। तो अगर जल, अब जानते हैं कि सोडियम जो है, अगर सोडियम को जल के साथ मिलाकर आप रखिएगा तो वहां पर काफी तेजी पूर्वक रिएक्शन होता है, आग पकड़ लेता है, जैसा कुछ कंडीशन है। तो यहाँ सोडियम जो है, या ये सोडियम मेटल है और ये अगर यहाँ पर ड्राई फॉर्म में रहा, मतलब अगर इसमें शुष्क ईथर नहीं रहा, जल के मात्रा आ गया, तो यहाँ पर सोडियम सबसे पहले जो मतलब इस ईथर में उपस्थित जल से ही अभिक्रिया कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर शुष्क ईथर का आपको प्रयोग करना है। और जैसे ही इस एल्काइल आयोडाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो क्या करता है, सोडियम इस आयोडीन को लेकर बाहर हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। अगर 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन का यहाँ पर डबल हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए CH3 डबल हो गया है। इसका नाम क्या देंगे, तो एल्काइल आयोडाइड इसका नाम हम लोग को देना है। और इधर जो बना है ये आपके लिए एल्केन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको एल्केन कहना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा। यहाँ जो है सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन लिखिएगा, उसके बाद उत्तर आपको यहाँ नहीं लिखना है, उत्तर आपको इस बीच में लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको बीच में उत्तर लिखना है। और है इसमें क्या, तो एल्काइल आयोडाइड जो है, एल्काइल आयोडाइड, आयोडीन लिए हैं, एल्काइल आयोडाइड शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करेगा और जाके आपको एल्केन का निर्माण कर देगा। यहाँ लिखना है एल्काइल आयोडाइड शुष्क ईथर से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया कर एल्केन का निर्माण करता है। एल्काइल आयोडाइड है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा और एल्केन का निर्माण करता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। चलिए, तो ये आपके लिए ऊर्ज रिएक्शन है। सबसे पहले यहाँ आपको क्या करना है, आपको इसमें कुछ वर्क करना है। वर्क के लिए देखिए आपको छोड़ दिए हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो एल्काइल आयोडाइड इसका नाम है, यहाँ पर नाम क्या लिखना है, एल्काइल आयोडाइड। यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए एल्काइल आयोडाइड है। जब इसको आप कॉपी में नोट कीजिए तो एल्काइल आयोडाइड यहाँ पर आपको लिख देना है। सोडियम लिखा गया है, शुष्क इधर है, यहाँ पर क्या लिखना है, तो एल्केन का निर्माण होता है, इसको एल्केन लिख देना है। ये मेथेन नहीं एथेन है, आप ऐसा मत केवल इसको एल्केन लिख के छोड़ देना है। पहला एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन, और ऊर्ज रिएक्शन को आपको याद ही करना है। ऊर्ज रिएक्शन में होगा क्या सर, तो इसमें कुछ नहीं, एल्काइल आयोडाइड है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा और एल्केन का निर्माण कर देता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। चलिए, ऊर्ज रिएक्शन हो गया। इससे भी एक और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, देख रहे यहाँ पर कोलवेज रिएक्शन, बार बार रिपीट आपको करेगा। कोलवेज और राइमर ट्राइमर 2 प्रकार के रिएक्शन है, दोनों आपको रिपीट करता है। सबसे पहले हम लोग कोलवेज रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो कोलवेज आपको रिएक्शन है उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको फिनोल का प्रयोग करना है। फिनोल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, आगे हम लोग देखने वाले हैं फिनोल का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ध्यान रखिए, फिनोल को NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिनोल को NaOH की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से अभिक्रिया करवाना है ना। यहाँ देखिए फिनोल है, NaOH की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ से रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन के पश्चात इसमें बनेगा क्या था, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण होता है, सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण। फिर से इसको देखिए, फिनोल है, NaOH की उपस्थिति में CO2 और H+, यहाँ ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में हम लोग क्या किए हैं, CO2 और H+। अगर CO2 C है कार्बन, तो कार्बन मतलब यहाँ पर कोलवेज हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप CO2 यूज नहीं करते हो, इसी अभिक्रिया में यदि आप CO2 के स्थान पर क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कर देते हो तो और आपके लिए
रायमंड ट्राइमर रिएक्शन हो जाएगा, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ CO2 का प्रयोग करेंगे। CO2 मतलब यहाँ पर कोल्वे रिएक्शन, CO2 कोल्वे रिएक्शन ध्यान रहेगा। तब फिनॉल को NaOH की उपस्थिति में CO2 और H+ से अभिक्रिया कराने पर यहाँ सैलिसाइलिक अम्ल का निर्माण होता है, सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण होता है, अम्ल बनता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोल्वे रिएक्शन। चलिए सबसे पहले कि सर इसमें फिनॉल क्या है, यहाँ फिनॉल आपको देखना है। दूसरा यहाँ सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, सैलिसाइलिक अम्ल क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ देखिए आपका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, समझ लीजिए। यहाँ पर यहाँ पर जो फिनॉल हम लोग वर्ड का प्रयोग कर रहे थे, तो फिनॉल यहाँ पर कौन सा होने वाला है देख लीजिए। तो यहाँ जो फिनॉल है इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH लगा रहेगा, फिनॉल है। NaOH के उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवाना, यहाँ पर लिखा गया था NaOH की उपस्थिति में होना क्या चाहिए, CO2 और H+, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ होना चाहिए। इस स्थिति में आपको बनेगा क्या, तो एसिड का निर्माण होता है, सैलिसाइलिक एसिड। तो एसिड में यहाँ पर क्या है जो समझ लीजिए, एसिड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, लास्ट में OH होना चाहिए। अगर C डबल बॉन्ड O और OH है तब एसिड रहेगा। और यहाँ अगर ये वाला ऑक्सीजन आपको नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर आपको इस तरह से नहीं दिया जाए, केवल हाइड्रोजन देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड उसको बोलेंगे। तो यहाँ एक सैलिसाइलिक एसिड होता है, सैलिसल्डिहाइड होता है। यहाँ पर आपको सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए फिनॉल है, NaOH की उपस्थिति में CO2 H+ से रिएक्शन करेगा, सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण होगा। सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, OH का OH है, केवल यहाँ पर इस ऑर्थो वाले पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जाके C डबल बॉन्ड O OH ऐड हो जाएगा और इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक अम्ल। चलिए यहाँ पर फिनॉल हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम लिख लेना है, नीचे फिनॉल लिख देना है। फिनॉल यहाँ पर लिखा गया देख लीजिए, सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पर लिख देना है, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऊर्जा रिएक्शन देख लें। यहाँ देख लीजिए ऊर्जा रिएक्शन, जिसमें एल्काइल आयोडाइड है, शुष्क ईथर से रिएक्शन कर रहा है, शुष्क ईथर से रिएक्शन करेगा और एल्केन का निर्माण कर देगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शन है, फिनॉल है, NaOH की उपस्थिति में CO2 और H+ से रिएक्शन करेगा, सैलिसाइलिक एसिड का निर्माण होगा, जिसका नाम हम लोग देते हैं कोल्वे रिएक्शन। चलिए थर्ड रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं, और तीसरा रिएक्शन आपके लिए है, यहाँ पर देखिए तीसरा रिएक्शन रायमंड टीमन रिएक्शन है। और राइमर टीमन जो रिएक्शन है, इसमें आपको ध्यान रखना सेम ही रिएजेंट रहेगा, जैसे पहले था फिनॉल है तो यहाँ पर भी फिनॉल ही रहेगा। NaOH वहां था तो NaOH का मतलब यहाँ NaOH इस रिएक्शन में भी आपको रहेगा। वहां CO2 और H+ था, कोल्वे रिएक्शन में CO2 था, है ना। यहाँ पर CO2 नहीं रहेगा, CO2 के स्थान पर क्लोरोफॉर्म रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस रिएक्शन में CO2 के स्थान पर क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करना है, H+, क्लोरोफॉर्म और H+। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि फिनॉल NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो होता है, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म है, तब क्लोरोफॉर्म और H+ से अभिक्रिया करेगा, यहाँ सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करेगा। वहां सैलिसाइलिक एसिड बना है, यहाँ सैलिसल्डिहाइड बनेगा। मतलब फिनॉल NaOH की उपस्थिति में CHCl3 H+ से अभिक्रिया कर सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं राइमर टीमन रिएक्शन, ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा इसका यहाँ देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले फिनॉल जैसे पीछे में था उस तरह से यहाँ पर फिनॉल है, वहां CO2 था, यहाँ CHCl3 है, H+ है, NaOH से अभिक्रिया करेगा, वहां सैलिसाइलिक एसिड बना था, तो सैलिसाइलिक एसिड में यहाँ OH रहता है, लेकिन यहाँ बना है सैलिसल्डिहाइड, तो सैलिसल्डिहाइड में केवल यहाँ पर H रहेगा, वो नहीं रहेगा, फिनॉल का फिनॉल रह जाएगा। इसी का ऑर्थो पोजीशन, पहला पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया, है ना। राइमर टीमन जो है रिएक्शन, इसको कहेंगे फिनॉल NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म और H+ से रिएक्शन करेगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और H+ से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा और इसके बाद सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करेगा, सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होगा। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए क्या छोड़ा गया है जो देख लीजिए, आपके लिए यहाँ पर ये है कि इसका नाम लिखिए। नाम इसका क्या लिखेंगे सर, तो फिनॉल लिखेंगे, जो ऊपर लिखा गया फिनॉल उस तरह से आप यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड है, यहाँ पर आपको नाम सैलिसल्डिहाइड लिख लेना है। चलिए यहाँ पर पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नेमिंग है, उसको ध्यान रखिए। और नेमिंग में यहाँ देखिए 4 गो आपको दिया गया है। सबसे पहले फिनॉल, इस स्ट्रक्चर को फिनॉल बोलेंगे। अगर फिनॉल के साथ OH यहाँ लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH दिया है, तो सैलिसाइलिक अम्ल, और यहाँ अगर
वो हटा दिया गया है तो सैलिसल्डिहाइड, एक सैलिसाइलिक अम्ल है, दूसरा सैलिसल्डिहाइड है। CaCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जो यहाँ पर आपको यूज किया गया, देख लीजिए इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, किसी को बेहोश करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्लोरोफॉर्म का। तो यहाँ CaCl3 है जिसका नाम हम लोग देते हैं क्लोरोफॉर्म। तो ये 3 रिएक्शन आपको कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं चौथा रिएक्शन, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है। और यहाँ देखिए विलियमसन संश्लेषण विधि है, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है, और ये समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईथर में केवल आपको सिलेबस में एक ही रिएक्शन पढ़ना, वो है विलियमसन संश्लेषण। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि विलियमसन संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस द्वारा हम लोग ईथर का निर्माण करते हैं। नहीं, किसी को सुगंधित करना है तो ईथर का प्रयोग करिए, सेंट में ईथर का प्रयोग होता है। तो ईथर अगर आपको बनाना है तो आपको ईथर बनाने के लिए विलियमसन संश्लेषण जो है, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या था, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, इसमें कई ऑब्जेक्टिव भी आता है, थोड़ा ध्यान से विलियमसन संश्लेषण समझ लीजिए। सबसे पहले कि 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड होना चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कभी विलियमसन संश्लेषण प्रोसेस शो नहीं करता है, SN2 रिएक्शन होता है। आगे आपको बताते हैं SN2 क्या है। यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड का ही इसमें प्रयोग करना है, और सोडियम एल्कोक्साइड का प्रयोग करना है। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए, आप इसको पहले नाम ध्यान रखिए, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करेगा और ईथर का निर्माण कर देगा, और इसमें कोई विशेष है नहीं। 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड है, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, और ये जो यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड है, एक क्या कर ये करता क्या है, तो सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया, जब सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो इस स्थिति में ईथर का निर्माण कर देगा। इस विधि को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। यहाँ देख लीजिए इसमें कौन क्या रहता है, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, यहाँ देख लीजिए ये आपके लिए 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड है, CH3Cl लिए हैं, ये क्लोरीनमा इससे जुड़ा हुआ है, इससे कोई नहीं है, फिर भी 1 डिग्री, अगर एक और जुड़ा रहता फिर भी 1 डिग्री, इससे आगे रहता तो 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, इसको एल्काइल क्लोराइड है। ये देखिए इसको बोल रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड। देखिए यहाँ पर एल्कोहल में OH होता है, H को हटा के सोडियम लाए हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड नाम इसका देंगे। नाम क्या देना है, सोडियम एल्कोक्साइड है ना, एल्काइल ग्रुप है और O है, तो एल्कोक्साइड इसका नाम दे देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। इसे रिएक्शन करेगा कैसे, तो सोडियम इस क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएगा, सोडियम जो है इस क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएगा, बचा CH3O, इसी O के साथ जाके CH3 जाके जुड़ जाएगा, CH3O CH3 का निर्माण हो जाएगा। सही है, इसको हम लोग ईथर बोल रहे हैं। ये सोडियम एल्कोक्साइड है और 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड है। तो इसमें हुआ क्या, तो 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया किया है, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन किया है, रिएक्शन करने के पश्चात ईथर का निर्माण किया है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। और विलियमसन संश्लेषण विधि में कुछ ऑब्जेक्टिव है, यहाँ नोट पॉइंट है, समझ लीजिए नोट पॉइंट में। सबसे पहला कि विलियमसन संश्लेषण से बनता क्या है सर, तो ईथर का निर्माण होता है, जो बनता है उसको है ना, यहाँ ईथर बनेगा। विलियमसन संश्लेषण SN2 अभिक्रिया शो करता है। अब ये SN2 होता क्या है ये समझिए, SN2 में क्या है, यहाँ समझिए, मतलब SN2 में जो टूटना और अटैकिंग दोनों एक साथ होता है। यहाँ पर क्लोरीन टूटेगा और जैसे जैसे टूटेगा इस तरह जाके इस पे अटैक करेगा, दोनों प्रक्रिया एक साथ होता है। अब ये केवल ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कि विलियमसन संश्लेषण जो है SN2 अभिक्रिया को दर्शाता है, SN2 अभिक्रिया को शो करता है, इसका इस नियम का पालन करता है। तो विलियमसन संश्लेषण SN2 अभिक्रिया के नियम का पालन करता है। विलियमसन संश्लेषण में केवल 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है कभी विलियमसन संश्लेषण शो नहीं करेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है इसलिए कि SN2 अभिक्रिया केवल 1 डिग्री में ही होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कभी SN2 नहीं होता है। तो यहाँ पर है ना SN2 केवल 1 डिग्री में होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री में नहीं रहेगा। चलिए विलियमसन संश्लेषण कंप्लीट कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा जो गैप छोड़े हैं उसका नाम लिख देना है आपको पहले। ये यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। ये 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया करेगा, ईथर का निर्माण करेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पे विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण करते हैं, SN2 अभिक्रिया शो करता है। विलियमसन संश्लेषण 1 डिग्री में केवल दर्शाता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है एल्काइल क्लोराइड कभी विलियमसन संश्लेषण विधि या मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री में कभी विलियमसन संश्लेषण विधि नहीं लगेगा। चलिए अभी और रिएक्शन है, ये चौथा रिएक्शन था आपका, 5वां रिएक्शन और लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट रिएक्शन है। 5 रिएक्शन फिर सेकंड वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जो है अपलोड कर रहे हैं और इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब देखिए रोजेमंड रिएक्शन क्या होता है। एक अगला है रोजेमंड
मुंड रिएक्शन, हालांकि उसको बोलते हैं रोजेनमुंड। चलिए, रोजेनमुंड है ना, रोजेनमुंड। अच्छा, ये रोजेनमुंड होता क्या है समझिए। सबसे पहले इसमें बेंजाइल क्लोराइड होगा। यहाँ देखिए, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O है, Cl है। अगर OH रहता तो एसिड हो जाता, तो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजोइक एसिड होता, लेकिन बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर है। और बेंजाइल क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा? H2 से। यहाँ PDBSO4 को लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, लिंडलर कैटलिस्ट इसको नाम देते हैं। PDBSO4 इज कॉल्ड लिंडलर कैटलिस्ट। यहाँ ध्यान रखना है कि बेंजाइल क्लोराइड है H2 और PDBSO4 से अभिक्रिया करेगा। यहाँ उत्प्रेरक है, PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से रिएक्शन करेगा। और जब H2 से यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद एल्डिहाइड का बेंजल डिहाइड, एल्डिहाइड है एक तरह के, देख लिया यहाँ पर ग्रुप एल्डिहाइड है, बेंजीन के साथ बेंजल डिहाइड का निर्माण करता है, बेंजल डिहाइड बनावेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेमुंड रिएक्शन, रोजेमुंड अभिक्रिया इसको कहा जाता है। ध्यान रहेगा, बेंजाइल क्लोराइड है, PDBSO4 उत्प्रेरक के उपस्थिति में H2 से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद बेंजल डिहाइड का निर्माण करेगा, बेंजल डिहाइड बनाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेमुंड रिएक्शन। ध्यान रहेगा, फिर से एक बार इसको देख लीजिए क्या है। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या दिए हैं सर? बेंजाइल क्लोराइड है, तो आपके लिए बेंजाइल क्लोराइड हो गया। ये H2 से रिएक्शन करेगा, लेकिन PDBSO4 ये उत्प्रेरक होता है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बेंजल डिहाइड का निर्माण कर देगा। इसी रिएक्शन को बोलेंगे रोजेमुंड रिएक्शन। चलिए, रोजेमुंड रिएक्शन में PDBSO4 जो उत्प्रेरक है, इसको लिंडलर उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान रखिए, लिंडलर उत्प्रेरक। एक टॉलिन से रिएजेंट भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको मतलब ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है। AgNO3 को हम टॉलिन से रिएजेंट कहते हैं, AgNO3। या यहाँ पर देखिए AgNO3 नहीं देखे, कभी कभी आपको क्या लिखता है, AgNH3 जो है उसका 2 और OH। यहाँ देख लीजिए क्या है, AgNO3 यहाँ आपको दिया गया, और सेकंड यहाँ पर AgNH3 2 और OH होल ट्वाइस है, AgNH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या है तो OH है। इसको भी हम लोग टॉलिन्स रिएजेंट ही बोलते हैं। दोनों में से किसी कोई भी दिया रहे तो उसको टॉलिन्स रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, तो रोजेमुंड रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। रोजेमुंड रिएक्शन में यहाँ पर नाम क्या देना है, तो बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम देना है, बेंजाइल क्लोराइड है ना। ये रिएक्शन करेगा H2 से PDBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और बेंजल डिहाइड का निर्माण करेगा। इसका नाम लिख लेना क्या, तो यहाँ पर जो है इसका नाम हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे बेंजाइल क्लोराइड लिखेंगे, जो ऊपर आपको लिखा गया है नाम देख लीजिए। यहाँ पर आपको ऊपर में बेंजाइल क्लोराइड लिखा गया है, और PDBSO4 की उपस्थिति यहाँ दिया। PDBSO4 उत्प्रेरक है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको H2 से अभिक्रिया करना है, बेंजल डिहाइड का निर्माण करेगा। इसी को हम लोग रोजेमुंड रिएक्शन कहेंगे। चलिए, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड वीडियो हम लोग 5 रिएक्शन और देखने वाले हैं, जो अगला वीडियो में उसको अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आपको कंप्लीटली मिलता रहेगा। चलिए।